हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पर बात कर रहे थे और एक योजना जो भी हाल ही में लॉन्च की गई थी कोविड-19 के दौरान, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आपके भारत की जीडीपी का लगभग 10% जो 20 लाख करोड़ रुपए थे वह जारी किए थे। अब उसके बाद भारत की जो वित्त मंत्री है माननीय निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग दिनों में कि यह जो 20 लाख करोड़ रुपए है कहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो इस अभियान को या इस योजनाओं को एक नाम दिया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत को आत्मनिर्भर यानी कि निर्यात सेक्टर को बढ़ाना और आयात सेक्टर को कंट्रोल करने के संदर्भ में यह अभियान शुरू किया गया था। और अलग अलग सेक्टरों में कितना पैसा, इस 20 लाख करोड़ रुपए का कितना पैसा अलग अलग सेक्टर में जाएगा, और उसके अंतर्गत 5 प्रकार की घोषणाएं जारी की जाती थी। हमने पहली 2 घोषणाओं के संदर्भ में बात कर ली थी। पहले एमएसएमई सेक्टर के लिए जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के जो व्यापार थे उनके संदर्भ की बात कर रहा है, जबकि जो दूसरी घोषणा थी वो किसान व मजदूर वर्ग के लिए बात कर रहा है। तो इस प्रकार ये 2 घोषणाओं की बात हो चुकी थी। और अब आपके तीसरी घोषणा के संदर्भ में बात की जाएगी। तीसरी घोषणा के संदर्भ में बात की जाएगी और ये जो तीसरी घोषणा होगी यह आपकी कृषि पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में ये घोषणा होती है। इसके अंतर्गत कुल 11 योजनाएं जारी की जाएगी, लेकिन इसमें से हमारे लिए 8 योजनाएं उपयोगी है। जो शेष 3 योजनाएं थी वो प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी, जिनका संबंध कानून या नियमों में थोड़ी, इन सेक्टर में जो कानून नियम है उनमें थोड़ी ढील देने की बात कही गई थी। तो इस प्रकार आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी घोषणा जारी की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तीसरी घोषणा के अंतर्गत पहली योजना आती है वह है फार्म गेट अवसंरचना FGI। यहाँ पर फार्म गेट अवसंरचना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खेतों में आवासीय सुविधा या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए आपकी फार्म गेट अवसंरचना योजना को शुरू किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत सरकार इसके अंतर्गत यानी कि कृषिगत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए आपकी जो भारत सरकार है वो 1 लाख करोड़ रुपए जारी करेगी और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये आपके पहली योजना मानी जाती है इस घोषणा की। दूसरी घोषणा इसके अंतर्गत की गई वह, उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि वोकल फॉर लोकल। यहाँ पर यह सबसे बड़ा बोलबाला रहा इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का। अगर हम एक मेन पॉइंट कहें तो ये वोकल फॉर लोकल पूरी तरीके से इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का मेन उद्देश्य या जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वोकल फॉर लोकल। यानी कि आपके स्थानीय उद्योग या स्थानीय उत्पाद को हम इतना पावरफुल बनाए, इतना डेवलप बनाए ताकि उसकी वैश्विक स्तर पर पहचान हो। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि वोकल फॉर लोकल योजना लॉन्च की गई। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत सरकार अपने कृषिगत या डेयरी उत्पादों को डेवलप करके इन्हें वैश्विक स्तर पर इनकी विशेष पहचान बनाकर निर्यात सेक्टर है उस निर्यात सेक्टर को क्या करेगा,
बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार आपकी वोकल फॉर लोकल योजना शुरू की गई और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत सरकार इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब यह इसमें आपके खाद्य वस्तुएं डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित वस्तुएं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई। तीसरी योजना, इस घोषणा की जो तीसरी योजना थी उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें 2 प्रकार की योजनाएं शुरू होती है। देखा जाए तो मत्स्य क्षेत्र को डेवलप करने के लिए 2 प्रकार की योजना शुरू होती है, एक तो CS और एक CSS। यानी कि एक तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना होती है और एक डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा या सेंट्रल सेक्टर द्वारा संचालित योजनाएं होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो इस मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आपके जो समुद्री या जो अंतर नदीय क्षेत्र में जो मछलियों का जो व्यापार था उस मछलियों के व्यापार को डेवलप करने के लिए आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। और इस योजना में ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगी और कुछ योजनाएं केंद्र और राज्य के संयुक्त कॉम्बिनेशन या वित्तीय सहायता से संचालित होगी। इसमें ये कहा गया कि केंद्र और राज्य अनुपात के संबंध में बात करें तो यहाँ पर आपके 60% 60:40 का रेशियो रहेगा। सामान्य राज्यों में ये रहेगा, लेकिन आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर ये क्या रहेगा, 90:10 का रहेगा। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि इसमें आपकी जो सरकार है 20,000 करोड़ रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस तीसरी घोषणा के अंतर्गत ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है मछुआरों के संदर्भ में। अब अगली वही कृषि के संबंध में आएगी अगली योजना भी, और यह थी आपके राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, वैसे ये प्रोग्राम पहले भी संचालित हो रहे थे, लेकिन अब इसके अंतर्गत जो पहले मुंहपका और खूरपका तक जो रोग तक ये सीमित था ये कार्यक्रम, इसे ब्रुसोलिस तक आगे बढ़ाया गया। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये कहा गया कि मुंहपका, खुरपका और इसके साथ ब्रुसोलिस जो बीमारी है, इस बीमारी से पशुओं या जानवरों की रक्षा के लिए एक विशेष कोष का निर्माण किया जाता है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत सरकार 13,343 करोड़ रुपए का एक कोष का निर्माण करेगी और इसके अंतर्गत वो क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो ये आपकी चौथी योजना, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम था। अगला इसमें सम्मिलित किया गया डेयरी संस्करण आधारभूत कोष, एक फंड बनाया गया। अब ये फंड क्या करेगा, डेयरी जो प्रसंस्करण सेक्टर है, यानी कि आपके डेयरी उत्पादों को डेवलप करने के लिए आपके इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक फंड का निर्माण किया जाता है। और इस फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड में कहा गया कि भारत सरकार लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1500 करोड़ रुपए के इस फंड का निर्माण किया जाएगा जो आपके डेयरी उत्पादों को डेवलप करने की बात करेंगी।
तो ये आपके 5 घोषणाएं इस तीसरी 5 कार्यक्रम इस तीसरी घोषणा के अंतर्गत होता है। और ये पूरे के पूरे आपके जो प्राथमिक उत्पाद क्षेत्र है उस प्राथमिक उत्पाद क्षेत्र को डेवलप करने की बात कही गई है। हमें यहाँ पर 8 घोषणाओं के बारे में पढ़ना है। आप अगली जो घोषणा आपकी छठी आएगी, इस तीसरी घोषणा के अंतर्गत जो अगला कार्यक्रम आएगा आपके छठा और 6 नंबर का, और इसका नाम था हर्बल एग्रीकल्चर, यानी कि खेती। हर्बल खेती क्या? एक राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड भारत में जो आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन का काम करेगा। आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन कहाँ पर किया जाएगा और कौन सा सेक्टर होगा? यहाँ पर ये राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड गंगा नदी के किनारे पर लगभग जो 800 हेक्टेयर से जगह है, लगभग 800 हेक्टेयर से पर ये औषधीय खेती करेगा। और ये जो औषधीय खेती होगी, ये इस औषधीय खेती में को प्रोत्साहित इस राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार इस छोटे कार्यक्रम में हर्बल खेती के प्रोत्साहन की बात की गई। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि इन्होंने गंगा नदी का चुनाव क्यों किया? जनरली नदियाँ तो अगर हम नित्यवाही नदियों के संदर्भ में बात करें तो आपके चंबल भी मानी जाती है, लेकिन इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि जो गंगा नदी है वो आपके हिमालय सेक्टर से आती है, और हम हिमालय सेक्टर से आने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों से टच होती हुई ये मानी जाती है। और इसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस हिमालय सेक्टर की, वो मिट्टी बड़ी उपजाऊ मानी जाती है औषधीय पौधों के संदर्भ में। तो इस वजह से इसके लिए हमने कौन सा सेक्टर चुना? गंगा नदी के किनारे वाला। तो इस प्रकार ये आपकी छठा कार्यक्रम था हर्बल खेती के प्रोत्साहन से संबंध में। और इसका मुख्य टारगेट जो भारत का एक मुख्य ये कहा जा सकता है कि एक हथियार हो सकता है विश्व में, कि आयुर्वेद जो जितना डेवलप हिंदुस्तान में शायद किसी जगह हो। तो हमने इतने सालों तक तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पतंजलि आता है तो हमारा ध्यान यहाँ पे जाता है। और खासकर इस कोरोना पीरियड के दौरान ये कहा जाता है कि यह आयुर्वेद जो है वो मानव की कैपेसिटी को डेवलप करने का एक बड़ा हथियार के रूप में सामने आता है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इससे हमारे देश में स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती है। और ये जो आयुर्वेद में हम पूरे विश्व में भारत अपना एक मुख्य हथियार के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार आपका छठा कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और इसके बाद अगला आता है 7वां, मधुमक्खी पालन कार्यक्रम। मधुमक्खी पालन कार्यक्रम। अब यहाँ पर मधुमक्खी पालन के संदर्भ में बात कही जाएगी। बात इस वजह से ये कहा जाता है कि जो मधुमक्खी एक प्राथमिक सेक्टर है, और ये गांव में स्वरोजगार को डेवलप करने का एक मुख्य साधन माना जा सकता है। और इसी के तहत इस कार्यक्रम की यहाँ पर भी शुरुआत की जाएगी। और कहा गया कि भारत सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और भारत में ग्रामीण सेक्टर में जो मधुमक्खी पालन है उस मधुमक्खी पालन को भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट आता है आपके, वह है टॉप टू टोटल अभियान। ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले तो क्या होगा कि टॉप का मतलब क्या होगा, इस चीज को हमें समझना। देखो, हमारे हिंदुस्तान में पहले एक ये कहा जाता है कि ऑपरेशन ग्रीन अभियान चलाया। ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत ये कहा जाता है कि तीन प्रकार की सब्जी
टमाटर, प्याज और आलू। टमाटर, टोमेटो, प्याज, ऑनियंस और आलू, पोटैटो। ये कहा जाता है कि इसको अगर आप कहो तो क्या हो गया, टॉप। तो इस टॉप, इन तीन खाद्य पदार्थों या खाद्य फसलों को डेवलप करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन कहा गया, और जिसे क्या कहा जाता है, टॉप कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि अब ये जो ऑपरेशन ग्रीन था ये केवल 3 फसलों तक सीमित था, उसे विस्तार कर दिया गया, और ये कहा जाता है कि संपूर्ण हरी वस्तुओं, हरी खाद्य सामग्री के संदर्भ में इसे क्या कर दिया गया, डेवलप कर दिया गया। तो इस प्रकार ये कहा जाता है, ये 8 कार्यक्रम इसके द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपके ये तीसरी घोषणा हो गई। उसके बाद जो बची हुई 3 थी वह उसमें ये कहा गया कि कुछ कानूनी संशोधन या अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गई। तो इस प्रकार ये आपके 11 बातें कही गई तीसरी घोषणा में। अगला हम छठी घोषणा के संदर्भ में बात करें। यहाँ पर छठी जो ये घोषणा होगी आपके, ये छठी घोषणा आपके प्रौद्योगिकी या फिर अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र से मानी जाएगी। ये जो छठी घोषणा है आत्मनिर्भर भारत, चौथी घोषणा है, ये छोटी जो घोषणा है, ये छोटी घोषणा प्रौद्योगिकी और यह आपकी प्रौद्योगिकी व अवसंरचना सेक्टर, जिसकी लाइट वाइट सब उसके अंतर्गत ये आ जाएगी, अवसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत की गई। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पहला कार्यक्रम जो टारगेट बनाया गया, कोयला क्षेत्र। ये कहा गया कि जो कोयला सेक्टर है, इस कोयले सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहेगा। भारत आत्मनिर्भर किस तरीके से बनना चाहेगा, भारत इन कोयले का जो आयात हो रहा है उस आयात को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, और आयात को नियंत्रित करके ये कहा जाता है कि जो पुरानी खानें, उन पुरानी खानों को जो उनका खनन क्या करेगा, शुरू करेगा, यानी कि इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि हम कोयला जो सेक्टर है या कोयला क्षेत्र है, इस कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर देंगे और करेंगे, और इसके लिए हम 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, जो भारत में कोयले की खानों को नियंत्रित करता है, उस कोयले की खानों में आज हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पे। हम इस करंट अफेयर्स में हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपके 3 घोषणाओं के संदर्भ हमने बात कर दी थी। अब हम यहाँ पर छोटी घोषणाओं के संदर्भ में बात करेंगे। छोटी घोषणा क्या कही गई, इसका जो संबंध है वो आपके प्रौद्योगिकी व अवसंरचना सेक्टर माना जाता है। अवसंरचना सेक्टर माना जाता है। इसके अंतर्गत पहला तो आता है कोयला सेक्टर, कोयला क्षेत्र। और ये जो कोयला क्षेत्र है, इस कोयला क्षेत्र में कहा गया है कि हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। कोयला सेक्टर में कहा गया है कि हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, और भारत सरकार इसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। अब कैसे करेंगे, कैसे हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे? कोयले के निर्माण को हम रोक नहीं सकते, आयात है, बढ़ रहा है तो करना ही पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि जो हमारी पुरानी खाने हैं, जो हम जिसका कोयला हमने केवल आधा ही निकाला है, उन्हें हम वापस क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो आयात है कोयले का, वो क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, और भारत इस कोयला सेक्टर में क्या करेगा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। अगला रक्षा सेक्टर, आपके जो डिफेंस है,
आपको पता हो डिफेंस बजट में भी हमने लगभग वृद्धि की है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपका डिफेंस सेक्टर है उसमें मेड इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। हम ऐसे रक्षा संसाधनों को डेवलप करेंगे जो भारत में, और इसके लिए हम एक राष्ट्रीय आयुध बोर्ड का निर्माण करेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा जो एफडीआई है, जो विदेशी निवेश है, जो पहले केवल 49% हुआ करता था, हम उसे बढ़ाकर कितना करेंगे, 74% करेंगे। तो एक तो चीज आपके रक्षा सौदों के संदर्भ में बात कही गई। इसके अलावा आपके जो नागर विमानन क्षेत्र है, यानी कि आपके एयरपोर्ट, यानी कि एयरलाइन से रिलेटेड, उसमें ये कहा गया कि हम विभिन्न शहरों में, जो छोटे शहर हैं उन विभिन्न शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे। अब ये हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे, कैसे करेंगे, हमारी इकोनॉमी तो इतनी पावरफुल नहीं है, और बची कुछ ही है जो इंडियन आपकी जो कोविड-19 है इसने खत्म कर दी। तो हमने ये कहा कि हम इन हवाई अड्डों का जो निर्माण करेंगे वो प्राइवेटाइजेशन यानी कि पीपीपी मॉडल से करेंगे। इस प्राइवेटाइजेशन के मॉडल से हम इनका निर्माण करके हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को सौंप देंगे, और पूरा का पूरा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, इस प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, हम यहाँ पर निजीकरण की बात कर रहे हैं। एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्षेत्र में हमारा क्या योगदान, हम यहाँ पर भी निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत का क्या किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। एक सेक्टर कर दिया, यानी कि नागर विमानन के बाद किसका नंबर आ गया, विद्युत क्षेत्र का। इसके अलावा हमने जो आंतरिक सेक्टर है उस आंतरिक सेक्टर में भी किसको बढ़ावा कर दिया, निजीकरण। यानी कि ये 3 तो पावरफुल ऐसे सेक्टर है जिन्हें हमने कहा सौंप दिया है, निजीकरण देने की बात इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में की। उसके अलावा आपके परमाणु सेक्टर, परमाणु नाभिकीय सेक्टर, वहाँ पर भी, और स्वास्थ्य सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन में जाने की बात कही है। तो इस प्रकार आपकी ये छोटी घोषणा होती है। छोटी घोषणा के बाद अंतिम जो घोषणा है उसका संबंध आपके मुख्यतः नरेगा से माना जाता है। नरेगा में आपको इस पांचवी घोषणा में केवल आपको जो 2 चीजें याद रखनी है। इस पांचवी घोषणा में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो नरेगा कार्यक्रम है या नरेगा के बजट में हमने क्या कर दी, बजट में 65% की वृद्धि कर दी गई। इस नरेगा की 65% वृद्धि से मतलब ये कहा गया कि हमने इसे 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा प्रदान कर दिए। 40,000 करोड़ रुपए हमने नरेगा को प्रदान किए गए, और इसके साथ हमने क्या किया कि जो नरेगा की मजदूरी दर थी, इस मजदूरी दर जो पहले आपके 182 रुपए प्रतिदिन थी, उसे बढ़ाकर हमने 202 रुपए प्रतिदिन कर दी। तो इस प्रकार आपके नरेगा में के बजट में भी वृद्धि हो सकती है। हाँ, एक चीज याद रखना, नरेगा के अलग अलग राज्यों की मजदूरी दर अलग अलग मानी जाती है, क्योंकि वह राज्य उसके अनुसार फिर वो निर्धारित कर सकता है, लेकिन मिनिमम तो इतना होना अनिवार्य है। तो नरेगा, और उसी के साथ शिक्षा सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि एक पीएमई विद्या एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, और इस पीएमई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आप बात करो तो इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 1 से लेकर 12वीं तक टीवी चैनल से एजुकेशन को डेवलप करने की बात कही है, यानी कि आपकी ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान था, और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट साबित हो सकता है। अगर ये सही तरीके से लागू होता है, और लगभग अगर ये 90% में सफल रहता है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी सशक्त जो स्थिति है वो आने के अवसर हमें प्राप्त होंगे। थैंक यू। और इस प्रकार आपका ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का तीसरा पार्ट ये कंप्लीट होता है।